फिर आपको याद दिला दें कि ठीक 6:20 पर आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा जब देश के कानून मंत्री और शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी मुसलमान इंडिया टीवी के मंच पर आए। आमने सामने खुलकर हुई बात, हर सवाल का मिला सीधा जवाब और साथ ही मिला एक ऑफर भी। और आज के दिन यह बात सुनना और जरूरी है क्योंकि तब से थोड़ी देर पहले शाहीन बाग में हुआ है एक गोली कांड। जी हां, 48 घंटों में दूसरी बार दिल्ली में चली है गोली और इस बार शाहीन बाग में 2 राउंड फायर किए गए। मोदी सरकार ने पहली बार शाहीन बाग को खुला ऑफर दिया कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। शाहीन बाग के मुसलमान और देश के कानून मंत्री इंडिया टीवी के मंच पर आमने सामने बैठे और हमारे मंच पर निकला शाहीन बाग का सबसे बड़ा फॉर्मूला। सिर्फ खबर नहीं, 40 मिनट की पूरी बातचीत कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और देश के मुसलमानों के बीच इस ब्रेक के बाद। एक अधिकार है, बिल्कुल, यह जमहूरियत है, लोकतंत्र है। और मैं पहले ये कह दूं कि इनको हमारी पार्टी की आलोचना करने का अधिकार है, हमारे प्रधानमंत्री की आलोचना करने का अधिकार है, गृह मंत्री का भी आलोचना करने का अधिकार है। हम इनसे चर्चा भी करेंगे, अपनी बात भी कहेंगे। लेकिन मैं आपसे इतना कह दूं सबसे पहले कि नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, किसी हिंदुस्तानी पर लागू नहीं होता। दूसरा, ये किसी हिंदुस्तानी को न नागरिकता देता है न उसकी नागरिकता लेता है, मुस्लिम सहित। ये बात हम बहुत साफ साफ कहना चाहते हैं। पहले भी चर्चा हुई, आज भी कहूंगा, ये शुद्ध और शुद्ध रूप से लागू होता है वो हिंदू, वो सिख, वो पारसी, जैन, बुद्धिस्ट तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में पीड़ित हुए अपने आस्था के कारण। इसलिए हमने उनको जगह दी है कानून से। यह मुल्क जितना हिंदुओं का है, यह मुल्क उतना ही मुसलमानों का भी है। और यह बात मैं बड़ी कमिटमेंट से बोलना चाहता हूं। इस मुल्क को बनाने में हिंदुओं ने काम किया है, इस मुल्क को बनाने में मुसलमानों ने काम किया है, इस मुल्क को बनाने में सिखों ने काम किया है, हर जमात के लोगों ने काम किया है। तो ये बगिया है, उसमें सब तरह के फूल को खिलने का अधिकार है। देखिए, हमारी सोच बहुत साफ है। जिनके मन में कंफ्यूजन है CAA को लेकर, हम चर्चा करने को तैयार हैं। मैं तो कानून को लेकर के भी आया हूं कि एक क्लॉज हमें बता दें, इस क्लॉज से हमारी ना इत्तेफाकी है, मैं क्लैरिफाई करूंगा, जवाब दूंगा। लेकिन अपनी आरंभिक टिप्पणी को मैं फिर कंक्लूड करूंगा, नागरिकता संशोधन अधिनियम किसी हिंदुस्तानी पर लागू नहीं होता, मुस्लिम सहित। न किसी की नागरिकता लेता है, न किसी की देता है। यह बात हम बड़े विनम्रता से कहना चाहेंगे। और मैं फिर इस देश के अक़लियत जमात के लोग बैठे हुए हैं, मैं बड़े उनको इज्जत के साथ आदाब करते हुए कहूंगा कि उनके दिल में कोई शंका है तो हम बताएंगे उनको। लेकिन नागरिकता संशोधन कानून उन पर लागू होता नहीं, उनकी नागरिकता छीनता नहीं, किसी की देता नहीं। लागू किस पर है मैंने बता दिया। सर, मैं आपके और इनके बीच में से हटता हूं और हमारे साथ जितने मेहमान यहां बैठे हैं दूसरी ओर देश के मुस्लिम समुदाय के, ये वो लोग हैं जो उन सवालों को आर्टिकुलेट करते हैं जो कि देश के आम मुसलमान के मन में। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बहुत अहम है। असद खान फलाई हमारे साथ हैं, आजिज खान हमारे साथ हैं, अंसार रजा हैं, सुबूही खान हैं, फिरोज अहमद बख्त साहब हमारे साथ हैं, हमारे साथ शाहीन परवेज जी हैं, हमारे साथ सज्जाद अंसारी साहब हैं, हमारे साथ शोएब जमई हैं और मसूद खान साहब हैं, कुछ बहनें पीछे बैठी हुई हैं। तो मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले आपसे। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? आप तो खुद एक लॉयर भी हैं और शायद कॉन्स्टिट्यूशन भी लेके चल रहे हैं। नागरिकता देने का सवाल जहां तक है, कॉन्स्टिट्यूशन में 5 तरीके से ऑलरेडी दिए हुए हैं प्रोविजन। और 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट है उसमें भी आपको नागरिकता देने के लिए बताया कि किस तरीके से किसी व्यक्ति को आप भारत की नागरिकता दे सकते हैं। देखिए, जहां तक सवाल CAA का है और CAB का है, जब आपने CA बनाया और CAB बिल पेश किया था तो आपने उसमें लिखा था रिलीजियस परसिक्यूटेड माइनॉरिटी। लेकिन CA के बिल के अंदर, CA के अंदर एक्ट में जो है गैजेट पेपर है, उसके अंदर कहीं भी परसिक्यूटेड माइनॉरिटी नहीं है। पहला सवाल मेरा यह है कि हमें नागरिकता अलग से देने की क्यों जरूरत पड़ गई, नया कानून बनाने की? इसी का जवाब ले लें। देखिए, बहुत सिंपल सवाल है। भारत के नागरिकता कानून में आप इंडिविजुअल लेवल पर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। लगभग 600 पाकिस्तान के लोगों को नागरिकता दी है
अदनान फाहमी को भी दी है। वो इंडिविजुअल है कि हम इन कारणों से वहां प्रताड़ित हैं। यहां हिंदू, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन और क्रिश्चियन ये अपनी आस्था के कारण प्रताड़ित है। कल भी एक हिंदू बेटी को अगवा किया गया ना, आपने दिखाया ना, कराची से उसकी जबरन शादी करा दी गई। एक सिख ग्रंथी की बेटी को उठाया गया ना। तो चूंकि इन तीनों मुल्कों में, हम सेकुलर हैं, इन तीनों मुल्कों में इस्लाम उनका ऑफिशियल रिलीजन है, उस पर भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, आपका फर्ज है। लेकिन जो गैर इस्लामिक लोग हैं, जिसे हम कहते हैं परसिक्यूशन, वो है रिलीजियस परसिक्यूशन जो हो रहा है। कितने सिख थे अफगानिस्तान में? 3-4 लाख थे, अब 200 बचे हुए। और मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि कभी जो इन जमातों के लोग हिंदुस्तान में आए हैं उनसे गुफ्तगू करें, उनकी पीड़ा समझें। कोई व्यक्ति अपना घर मन से नहीं छोड़ता। जब जिंदगी जिल्लत की होती है, बलूचिस्तान के एक हिंदू से मेरी मुलाकात हुई एक कार्यक्रम में, वो हाल में आए, कहे कि मेरी बेटी अगवा हो गई, मेरा बेटा शिकायत करने गया, उसे पीट दिया गया। ये होता है। अब हम सही है गलत है उसमें नहीं जा रहे हैं। अगर होता है, ये पाकिस्तान के बंटवारे के बाद हुआ है, तो आज हमारी सरकार ने फैसला किया। इनका सवाल ये है कि इन्हीं लोगों को जो वहां से सता के यहां भेजे गए हैं, उनको पुराने तरीकों से जो संविधान में है वैसे ही वो उनको नागरिकता मिल जाती है। ब्लैंकेट सिटीजनशिप क्यों दे रहे हैं? यस, वही जवाब है। जब वहां से वो अपने घर से भगाए गए इसलिए कि वो हिंदू हैं, इसलिए कि वो सिख हैं, इसलिए कि वो बुद्धिस्ट हैं, जैन और क्रिश्चियन हैं, तो हमने उनको परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटी माना, क्योंकि वहां माइनॉरिटी हैं। इस बात को आप कभी ना भूलें। मैं डिफरेंस बता रहा हूं सीएबी के और सीएए का। सीएबी में परसिक्यूटेड लिखा हुआ था, लेकिन जब एक्ट बना तो परसिक्यूशन क्यों हटा दिया? मैं यही आपसे बात कर रहा हूं। क्या इस सच्चाई को आप इग्नोर कर सकते हैं कि ये वहां परसिक्यूटेड नहीं है? इससे इनकार नहीं है, तो बस हो गई बात। तो एक्ट में होना चाहिए। मेरा सवाल ये कि एक्ट जब आप खुद मानते हैं, जब आप, और दूसरी बात यह है, जब एक्ट बनता है तो उसका एक प्रियम्बल होता है, उसका एक बैकग्राउंड होता है, हाउस में बताया गया। तो इसलिए ये कोई, देखिए, इस कानून को, और ये बात मैं बहुत दिल से बोलना चाहता हूं आपके सामने, इस कानून को कानून के शब्दों के लफ्फाजी पे न देखा जाए। इस कानून को इंसानियत और मानवीयता के दायरे पर देखा जाए, यह बहुत जरूरी है। ठीक, अगला सवाल अंसार साहब के पास कोई सवाल है? मेरा एक छोटा सा सवाल है, चूंकि आप बहुत दानिश्वर वकील भी हैं और बहुत पुराने लीडर भी हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल यह है कि हमारी नजर में संसद का मर्तबा बहुत बड़ा है और पब्लिक मीटिंग का मर्तबा बहुत छोटा है। देश के गृह मंत्री पार्लियामेंट में कुछ बोलते हैं और देश का प्रधानमंत्री रामलीला मैदान में कुछ बोलता है। आखिर देश का गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री ही जब कंफ्यूज हैं तो पूरा देश कंफ्यूज होगा। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपने एक कमेटी बनाई और वो कमेटी घर घर जाकर के समझा रही ये सही है, ये गलत है, ये सही है। क्यों ऐसा माहौल पैदा किया गया कि आपको एक कमेटी बनाना पड़ी? वो समझा भी नहीं पा रहे हैं और पूरा मुल्क रोड पे उतर के आ गया है और आपके लोग उनको आतंकवादी कह रहे हैं, उनको दहशतगर्द कह रहे हैं, उनको देशद्रोही कह रहे हैं। क्या कानूनी एतबार से हमको अपना हक मांगने का भी हक नहीं है? बिल्कुल हक है आपको। इस देश के कानून मंत्री ने मंच पर आते ही कहा ना कि आपको विरोध करने का अधिकार है, लेकिन बेअदबी माफ करें, पूरा देश सड़कों पे नहीं है। ये हम बड़ी बात इज्जत के साथ कहना चाहेंगे। कुछ लोग हैं, हम आपके जज्बात और आपके विरोध करने का अधिकार का भी सम्मान करते हैं, लेकिन इन्होंने एक बात कही तो मैं इसको क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं। यह है मामला सिर्फ और सिर्फ सीएए का, जिसका हिंदुस्तान से कोई संबंध नहीं है। 2011 में अंतिम सेंसस हुआ था। वो सेंसस अब 2021 में होगा। हर 10 साल पे होता है। ये आज से नहीं हो रहा है, ये 80 साल से हो रहा है, 150 साल से हो रहा है। अब आती है बात एनपीआर की। चूंकि इनके सब सवाल को मैंने एंटीसिपेट कर लिया, तो एक ही बार मैं जवाब दे देता हूं, आपके दर्शक और यहां मित्र भी समझेंगे। एनपीआर है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ये
सिटीजनशिप एक्ट लेकर के मैं आया हूं शुक्ला जी। इसमें लिखा हुआ है एनपीआर उनका है जो भारत में रहते हैं, नागरिक होना जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी है? क्योंकि सेंसस के डिटेल को आप कानून के कारण बाहर नहीं बोल सकते। एनपीआर है देश में कितने लोगों की जनसंख्या है, कितने के पास गाड़ी है, कितने के पास मकान है, कितने गांव में बिजली है, ताकि सरकार अपने नीति और नियम बना सके। तीसरा आता है एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। उसके बारे में प्रधानमंत्री ने क्या कहा? उसकी एक डेट तय होगी, कानून में है, उसका गजट होगा, कैबिनेट का डिसीजन होगा, तो चर्चा होगी। तो कोई कंफ्यूजन कहां है? एक आइडिया पर चर्चा करने के बाद मैं एक बात और क्लैरिफाई कर दूं, फिर मैं और सवाल लूंगा। इस मुल्क में वोट कौन दे सकता है? जो भारत का नागरिक होगा। क्या आप भारत के नागरिक होने मात्र से वोट दे सकते हैं? नहीं, आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। क्या अपना नाम आप वोटर लिस्ट में होने के कारण दे सकते हैं? नहीं, आपके पास वोटर आई कार्ड भी होना चाहिए। अभी आप चलिए वहां वेबसाइट पर क्लिक करिए तो हमारे तमाम लायक दोस्त और हमारी जो खवातीनें बैठी हैं और ये लोग बैठे हैं, इनका नाम भी आ जाएगा, इनके पिताजी का नाम आ जाएगा, इनकी माताजी का नाम आ जाएगा, इनका एड्रेस आ जाएगा, कुछ का मोबाइल नंबर भी आ जाएगा। तो जब वोट देना होता है तब तो वोटर लिस्ट में अपना नाम आने पर आपको कोई परेशानी नहीं होती है। ये बहस क्या है? एक मिनट एनपीआर पे। हाँ। आधार कार्ड आपने बनवा दिया, वोटर आईडी आपने बनवा दिया, पासपोर्ट आपने बनवा दिया, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दिया और सब कुछ आपने आधार में जुड़वा दिया। अब क्या जरूरत पड़ गई थी? नहीं, वो कह रहे हैं जब आधार के लिए बता दिया पिताजी के बारे में तो अरे सर, उसमें आधार कार्ड में हमारे बाप का नाम लिखा है, हमारे बाप के में हमारे परदादा का नाम लिखा है। ये सिर्फ इतनी सी बात है कि पूरे देश के हिंदुओं को ये मैसेज दिया जा रहा है कि मोदी सरकार आई है, मुसलमान डरा हुआ है और ऐसा ही भारत होना चाहिए। और मैं रविशंकर जी की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन मैं सिर्फ इनसे इतना कहना चाहता हूं कि कानून मंत्री जी, ये हिंदुस्तान हमारा भी है। दुनिया बहुत खराब है, शायद इसीलिए जो अच्छे लोग आए वो जल्दी चले गए और पैदा यही हुआ हूं, मरूंगा यहीं पे मैं। वो और लोग थे जो कराची चले गए। हम भारत छोड़। आपके सवालों के जवाब तो ये दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो सवाल उठाया उसका ही बताइए। एक मिनट सुनिए। ये इन्होंने सीधा में गृह मंत्री ने कहीं उसका जवाब नहीं दिया। कंफ्यूज है मुल्क कंफ्यूज है। किस बात से कंफ्यूज है? क्या गृह मंत्री कुछ बोलते हैं, प्रधानमंत्री क्या बोला? क्या अलग अलग? गृह मंत्री कह रहे कि एनआरसी पूरे देश में आएगा और प्रधानमंत्री कह रहे भी चर्चा ही नहीं हुई। इसका जवाब दे दीजिए। मैंने बहुत स्पष्टता से कहा। नहीं बोला। अच्छा, एक मिनट साहब, मैं थोड़ा आप पेशेंस रखें तो आपको बता देता हूं। हमारी सरकार कानून से चलती है। एनआरसी कैसे आएगा यह सिटीजनशिप एक्ट में लिखा हुआ है। सिटीजनशिप रूल्स में रूल 3, रूल 4, पहले आप उसकी एक तारीख मुकर्रर करेंगे, वो गजट में नोटिफाई करेंगे, उसके बाद स्क्रूटनी होगी, उसके बाद उस पर आपका ऑब्जेक्शन लिया जाएगा, हिंदू का भी लिया जाएगा, मुस्लिम का भी लिया जाएगा, अगर है तो उस ऑब्जेक्शन की सुनवाई होगी, फिर आपको अपील करने का अधिकार है। ये तमाम फॉर्मेट है, कुछ नहीं हुआ है। मैंने कभी डाउट नहीं किया आप हिंदुस्तान में पैदा हुए और हिंदुस्तान से आप रुखसत भी होंगे और आप इस मुल्क के वैसे ही गौरवशाली नागरिक हैं जैसा कि मैं हूं। लेकिन मैं कहता हूं, वोट छोड़िए, हमें हमारे काम पे देखिए। अगर इस मुल्क को हमने 8 करोड़ उज्ज्वला योजना दिया तो क्या मुसलमानों, खवातीनों को और बहनों को छोड़ दिया? अगर हमने, मोदी ने कहा सारे गांव में बिजली आएगी, तो क्या मुस्लिम गांव को छोड़ दिया? अगर आयुष्मान भारत में हम देश के 50 करोड़ लोगों को 5 लाख दे रहे हैं, कार्ड दे रहे हैं, तो क्या मुस्लिम परिवारों को छोड़ दिया? मैं देश का आईटी मंत्री हूं शुक्ला जी। आज हमारे सीएससी के माध्यम से जो डिजिटल सर्विसेज हो रही है, बहुत सी हमारी मुस्लिम परिवार की बेटियां वो काम कर रही हैं। मैं उनके गांव में जाता हूं। यह है हमारी सोच, सबका साथ सबका विकास। वोट दो या न दो, हम चाहते हैं सबका विकास होना चाहिए। तो नहीं, फिर ये कहना कि मुसलमानों में हम खौफ पैदा कर रहे हैं, उस पर मैंने जवाब नहीं। इनका सवाल यह है कि सरकार अलग अलग आवाज में क्यों बात करती है। ये सच है कि देश के गृह मंत्री ने संसद में कहा कि पूरे देश में 2024 तक एनआरसी आएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री को सफाई देनी पड़ी। उसके बाद गृह मंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा कि एनपीआर का डेटा एनआरसी में इस्तेमाल नहीं होगा, और आपका इंटरव्यू आ गया उसके बाद कि हो भी सकता है। अच्छा, एक मिनट, ये सब फैसले पर चलेगा ना?
मैंने कहा आप बताइए, एनआरसी जब भी आएगी एक एनपीआर का डाटा रहेगा? सरकार उस समय तय कर सकती है कि हम उसी का उपयोग करेंगे, या सरकार कह सकती है हम फ्रेश लेंगे। तो ये तो सरकार जब फैसला करेगी तब ना कहेगी। गृह मंत्री ने कहा नहीं इस्तेमाल होगा। उन्होंने इंटरव्यू में साफ साफ कहा था एनपीआर का डेटा एनआरसी में इस्तेमाल नहीं होगा। तो नहीं होगा, तो नहीं होगा। ये आप आज ही कह रहे हैं। नहीं, एक मिनट सुनिए, फिर मैं आपसे मेरी बात थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। एक डेटा आपका हो गया सेंसस का, एक डेटा हो गया एनपीआर का, क्लियर? अब आपको तय करना है कि एनआरसी जब लाएंगे फैसले के बाद कानून के मुताबिक, तो क्या आप एक फ्रेश डेटा लेंगे या उसी डेटा को यूज करेंगे? अगर सरकार कहती है नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, यही तो सीधी बात मैं कह रहा हूं। लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, और अच्छा है जब आपने एनआरसी की इतनी बात कर दी, तो मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूं, और आप भी सुने तो बड़ी मेहरबानी होगी। क्या अमेरिका में आप ऐसे ही घुस सकते हैं? नहीं घुस सकते। या तो आप नागरिक होइए या वीसा लीजिए। क्या आप इंग्लैंड में घुस सकते हैं? नहीं घुस सकते। क्या आप नीदरलैंड जा सकते हैं, डेनमार्क जा सकते हैं, जर्मनी जा सकते हैं? मैंने इन देशों का नाम क्यों किया? ये सभी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, जहां लोगों के वोट से सरकार बनती और बिगड़ती है। तो अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क, स्वीडन अपने नागरिकों की सूची रखें तो ठीक है, अपने यहां किसको किसको वीसा दिया तो ठीक है, लेकिन भारत में इस पर चर्चा करने पर ही परेशानी है। यह बात मुझे समझ में नहीं आती, कभी ना कभी समझना पड़ेगा। चलिए ठीक है, इसका जवाब नहीं, पहले इस बात पर क्लैरिफिकेशन दीजिए। अगर देश में नागरिकों का एक डेटा बन रहा है तो क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए एनपीआर का डेटा तो 2014 तक भी लगभग 35 करोड़ लोगों का बन चुका था। हमने ये कहा कि भाई आपने संदिग्ध का जो डाउटफुल का जो क्लॉज उसमें डाला है, जिसमें एक गैजेट लेवल का ऑफिसर भी अपने तरफ से डाउटफुल घोषित कभी नहीं करेगा, उसका जवाब दे बार बार होम मिनिस्टर, आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, माफ करेंगे मुझे आप, सरकार की ओर से बार बार कहा गया है जो आपको भरना है भर दीजिए, क्योंकि एनपीआर सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों का है, यहां जो बाशिंदे हैं नागरिक नहीं, इसलिए डाउटफुल कहने का मतलब ही नहीं है। सर, मैं शाहीन बाग आंदोलन से शुरू से जुड़ा हुआ हूं, शुआइब जामई मेरा नाम है। मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं। जब ट्रिपल तलाक का मामला चल रहा था तो आपने कहा था देश से कि मैं अपनी मुसलमान बहनों को हक दिला रहा हूं और ये सरकार दिला रही है। बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई, महिला सम्मान की बात होती है हमेशा, ये सरकार करती है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपके ही ऑफिशियल प्रवक्ता और कई सारे जो है नेता, वो शाहीन बाग की औरतों के खिलाफ इतनी अपशब्द और बेहुदा इस्तेमाल करते हैं शब्द। 500 रुपए की बात होती है, क्या आप उससे सहमत है या क्या सरकार का ये ऑफिशियल स्टैंड है? दूसरा सवाल ये है सर कि आपने कहा कि भाई ये लोग कंफ्यूज हैं और गलत हैं। सरकार में आप हैं, सत्ता में आप हैं। हम शाहीन बाग के आंदोलन से जुड़े हुए तमाम आंदोलनकारी 40 दिनों से राह देख रहे हैं कि सरकार आके संवाद करे अगर हम गलत हैं तो। आपने कोई भी नुमाइंदा आपका आज तक नहीं आया, क्यों? अच्छा है आपने बात कही तो हम आपको इसका जवाब देना चाहते हैं। देखिए, किसी भी खवातीन के साथ इस तरह के लफ्ज को मैं तो कम से कम सही नहीं मानता हूं। सर, आपका ऑफिशियल नहीं, एक मिनट रुकिए। तो अब आप इस मुल्क के एक बड़े मंत्री से बात कर रहे हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे मेरी बात सुन लीजिए। इस मुल्क की खवातीन, इस मुल्क की बेटी, महिला जो भी हो, उसके लिए इज्जत से बात करनी चाहिए। लेकिन आप क्योंकि शाहीन बाग के एक ऑर्गेनाइजर हैं, तो शाहीन बाग की हर तस्वीर बहुत ही अच्छी है, यह भी मुनासिब नहीं है। मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं, क्या कुछ 100 लोग मिलकर लाखों लोगों की आवाज को दबा सकते हैं? जो दुकानें बंद हैं, जो बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है, जो एम्बुलेंस को आने में दिक्कत हो रही है। कल तो मैंने आप ही के चैनल पर देखा कि उस आपके जमात के बहुत से लोग शाहीन बाग से निकले कि साहब इसको खत्म कराइए। बहुत से लोग बाहर से हैं, उनको हम पहचानते नहीं है। तो ये दोनों पक्ष हैं। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप विरोध कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आप विरोध नहीं किया, आपने 1 दिन किया, 10 दिन किया, 20 दिन किया, 25 दिन किया, 40 दिन किया, लेकिन आपके जमात के बाकी लोगों का हम जो स्वर सुनते हैं टीवी पर, वो क्या कहते हैं? जब तक सीए वापस नहीं करोगे कोई बातचीत नहीं होगी। वहां जाके कोई बात क्यों नहीं करता? कोई चला जाए आपकी सरकार से, उनको समझाया जाकर, कहे कि धरना खत्म करो। अब आज मैंने इनकी बात सुनी है, मैं बताऊंगा, लेकिन ये जो बोल रहे हैं, क्या इनके पूरे जमात की आवाज है जो वहां बैठी हुई है? देखिए, एक बात समझिए,
मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूं, उन्होंने इतना खुल के मुझसे पूछा है। लेकिन अगर ये चाहते हैं कि सरकार का नुमाइंदा बात करे तो ये वहां का स्ट्रक्चर्ड रिक्वेस्ट आना चाहिए कि हम लोग सब लोग तैयार हैं। ठीक है, कोई इनसे बात करने गया, ये उससे बदसलूकी की गई। मसूद हाशमी भी जाते वहां पर जाते हैं धरने में, वो कह रहे हैं कि आप एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से जाइए, सरकार को रिक्वेस्ट कीजिए कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, सरकार बात करेगी। क्या शाहीन बाग में बैठे लोग तैयार हैं इसके लिए? नहीं, देखिए, लेकिन अगर आप ये कहिएगा वहीं आके बैठ के बात करिए तो वहां से कैसे बातचीत होगी? नहीं, ये छोटा टॉपिक है। मैं बड़ी बात की तरफ आ रहा हूं कि हम सीए की मुखालफत कर रहे हैं। मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी सीएए की कोई मुखालफत नहीं है। ये नागरिकता देने का बिल है, आप नागरिकता दीजिए, बड़े शौक से दीजिए आप। लेकिन हमारा कंसर्न कहां शुरू होता है? हमारा कंसर्न वहां शुरू होता है जब अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि पहले सीएए आएगा, उसके बाद एनआरसी आएगी। तो हमारा कंसर्न यह है कि जब आप एनआरसी को सीएए से एफिलेट करेंगे, उसके बाद परेशानियां शुरू होंगी। उसके लिए यह आंदोलन किया जा रहा है। उसके बारे में अगर सरकार, आप कानून मंत्री हैं, अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दे दे कि जब एनआरसी हम लागू करेंगे तो सीएए उसका आधार नहीं बनेगा, तो मैं आपको आश्वासन देता हूं किसी को बात करने की जरूरत नहीं है, आंदोलन फौरन खत्म हो जाएगा। पहले यह बताइए कि अमित शाह की एक बात को आप कह रहे हैं, आपका अधिकार है। भारत के प्रधानमंत्री ने अगर रामलीला में देश को सुनाकर कहा, एक बार नहीं 3-3 बार कहा कि अभी सीए पर कोई एनआरसी पर कोई कैबिनेट का फैसला भी नहीं है, तो आप उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। अब आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दीजिए। अब ये कौन सी सोच है? माफ करेंगे, आपकी इस सोच से मैं बहुत डिफर करता हूं कि एक मेरी बात सुनिए। अब आप, मैंने आपकी बात सुनी है कि आप प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं करते हैं, तो बात खत्म हो गई, आगे भी बात करेंगे। लेकिन आपकी एक बात बहुत सही है, जो आपने कहा कि हम सीए का विरोध नहीं करते हैं, तो इस बात को पब्लिकली आपने कहा। मैं आपकी बहुत, आपका मुबारकबाद, आपका मैं अभिनंदन करता हूं कि पहली बार, और आपके चैनल का अभिनंदन है कि जो लोग शाहीन बाग से जुड़े हैं उन्होंने कहा कि हम सीए का विरोध नहीं करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर, जो हमारा कंसर्न है उसके बारे में आप जज्बाती बात हो गई कि प्रधानमंत्री की इज्जत करें, प्रधानमंत्री पे विश्वास करें। प्रधानमंत्री पब्लिकली बोल रहा है और वो पार्लियामेंट में बोला जा रहा है। प्रधानमंत्री एक ऐलान कर दें, चलिए कहीं से भी ऐलान कर दें कि एनआरसी लागू नहीं होगा, और एनआरसी लागू होगा तो सीए उसका आधार नहीं बनेगा। दैट्स ऑल। मैं ये भी क्लैरिफाई कर दूं, सीए का एनआरसी से क्या मतलब है मेरे दोस्त? सीए उन लोगों को नागरिकता दे रहा है जो प्रताड़ित होकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आ रहे हैं। उनका कोई संबंध नहीं है एनआरसी से, न कभी होगा। जो हमें डर है वो बताएं। देखिए, आपके डर का तो इलाज हम नहीं कर सकते, हम आपको फैक्चुअल बात बोल रहे हैं। सर मैं पूछ लेता हूं, डर ये है जब हम लोगों से बात करते हैं, खास तौर पर मुस्लिम भाइयों से, वो ये कहते हैं कि जब एनआरसी देश में आएगा, सरकार ने ये तो नहीं कहा कि नहीं आएगा कभी, तो जब भी आएगा उसमें इस सीएए से फिल्टर होकर के केवल मुसलमान पर डाउट आएगा, बाकी सारे हिंदू, सैन, सिख, देखिए, पार्टी बच जाएंगे। फिर मैं कहना चाहता हूं, इस आशंका का कोई आधार नहीं है, और ये बात मैं बड़ी जिम्मेवारी से बोलना चाहता हूं। मैं हमेशा कहता हूं, आप हमारे काम को देखिए। अब चूंकि चर्चा हो रही है इसलिए मुझे बोलना है, अभी पद्मा अवार्ड मिले हैं ना, हिंदू हैं, मुसलमान, सब हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हमने एक से एक चुनकर कितने गौरवशाली मुसलमान के लोगों को दिया है पद्मा अवार्ड, पद्म भूषण दिया है, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, या स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, या क्रिएटिविटी का क्षेत्र हो, या स्पिरिचुअलिटी का क्षेत्र हो। एक मिनट। और देखिए, हमारी सोच बहुत साफ है। इस मुल्क में 2 धाराएं होती हैं। एक धारा है अब्दुल कलाम आजाद की, एपीजे कलाम की, अब्दुल हमीद की, अशफाकुल्ला खान की, जहीर खान की, यूसुफ पठान की, और एक से एक बड़े बड़े कलाकार जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है शास्त्रीय संगीत में और बाकी में। एक धारा वो है, उसका हम अभिनंदन करते हैं। मैं आपसे बहुत दिल से इस बात को, अभी मैं कश्मीर घूम के आया हूं, मैं गया था सोपोर, मैं गया था आपके बारामूला। अब आज आपके चैनल पर मैं बताना चाहता हूं कि -5 डिग्री में मैं जुड़कर बात कर रहा था वहां के सरपंचों से, बाकी से। सोपोर में जो उनके एप्पल की मंडी है शुक्ला जी, 450 ट्रक रोज निकलते हैं वहां से, पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं। बारामूला में 300 प्रकार के सेब उगते हैं। अभी एक अच्छी खबर थी
मैंने कहा मैं देश में फैलाऊंगा और मैंने कहा आपके चैनल पर बोलूंगा। ये एक सच्चाई है जो देश में काम हो रहा है और हमें उसका अभिनंदन करना चाहिए। हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि जब भ्रम आपकी वजह से है, अमित शाह जी कुछ कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कुछ कहते हैं, हम सीएए का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन आपने उस सीएए को इतना छोटा क्यों कर दिया कि 3 ही मुल्कों में कायम रहेगा? हमारे यहाँ तो पूरी दुनिया के लोग आए, हम उनका वेलकम करते थे, पहले भी करते थे, आज भी करेंगे। लेकिन कानून बनाकर आप दिलों में आग, लबों पर गुलाब रखते हैं, आप अपने चेहरे पे दोहरे नकाब रखते हैं, ये नहीं चलेगा। आपकी एनआरसी, सीए, एनपीआर, ये सब जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये कंफ्यूजन शाहीन बाग में बैठे हुए नहीं, बल्कि 250 यूनिवर्सिटियों के लोग परेशान थे। 50 प्रोफेसर हिंदुस्तान के, उन्होंने विरोध किया। 106 आईएएस उन्होंने विरोध किया। और अभी अमेरिका में कल 30 जगह प्रदर्शन हुआ। ये विरोध खाली जाहिर पे पढ़े लिखे नहीं कर रहे, बल्कि दुनिया के लोग कर रहे हैं। ये मानवता के खिलाफ है, भारतीय संविधान के खिलाफ है, आर्टिकल 14, 15, 17, 19, 90, 21 के खिलाफ है। हाँ साहब, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। ऐसे नहीं ना, ये तो आपने शुरू ये धर्म के आधार पर आपने जो किया है, मानवता के खिलाफ कैसे? मानवता दुनिया के लिए मानवता इसलिए कि हमारे देश में हिंदू मुसलमान सब एक है, सेकुलर हमारा थीम है भारत की संविधान की, आप उस थीम को तोड़ना है। वहां संवैधानिक विरोध हो रहा है, वहां सीए का विरोध नहीं हो रहा। चलिए ठीक, ऐसा करिए, उनका भी दे दीजिए तो मैं एक ही बात जवाब दे दूं। वो बहुत देर से हाथ उठा रही हैं, दीजिए। जितने आर्टिकल्स के इन्होंने नाम लिए, शायद आधे से ज्यादा इन्हें पता भी नहीं होंगे। थोड़े पॉजिटिव नोट पे मैं अपना सवाल बोलूंगी रविशंकर प्रसाद जी के सामने, बहुत रिस्पेक्टफुली। मैं एक भारतीय मुसलमान एनआरसी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का पुरजोर समर्थन करती हूं, क्योंकि हमारे देश में नेशनल सिक्योरिटी भी उतनी ही जरूरी है जितना जरूरी ह्यूमन राइट्स हैं। ये हमारे नेशनल एथॉज हैं। सर बार बार आप लोगों से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर विरोध क्या है, आखिर सीएए और एनआरसी में कनेक्शन क्या है? आप लोग तो बोल नहीं पा रहे हैं। हर डिबेट में मैं आपसे पूछती हूं कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के एक भी आर्टिकल का वायलेशन बता दीजिए, तभी आप कानून को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन आप वायलेशन नहीं बता पाते। मैं कनेक्शन बताऊंगी सौरभ, आज मैं इस मंच के थ्रू कनेक्शन बताऊंगी। बताइए शॉर्ट में बताइए। मैं सीए एनआरसी का कनेक्शन बताऊंगी। आप लोग ये बोल रहे हैं, एक सेकेंड, आप लोग ये बोल रहे हैं कि असम में जो 19 लाख लोगों की मैपिंग हुई, उसमें से 12 लाख लोग नॉन मुस्लिम्स हैं, और बीजेपी को पता नहीं था कि इतने नॉन मुस्लिम्स मैप हो जाएंगे, तो उनको बचाने के लिए ये सीएए ला रहे हैं। ये हर डिबेट में ये लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। इन्हें उन लोगों को नेशनैलिटी, हालांकि वो रीजन नहीं है, लेकिन उनको नेशनैलिटी मिलने का डर इसलिए है क्योंकि जो नेशनली 6 करोड़ घुसपैठिए मैप हो जाएंगे, उनके बाहर जाने का इनको डर है। चलिए ठीक है। अच्छा ठीक हो गया। 5 सेकेंड्स। एक हिंदू के बदले आपको 50-50 मुसलमान चाहिए इस देश में, तो माफ कीजिएगा, सरकार की हिंदू राष्ट्र बनाने की मानसिकता नहीं है, आपकी इस्लामिक स्टेट बनाने की वहाबी मानसिकता एक्सपोज हो रही है। वैसे एक मिनट, सुबुही की सोच आप लोगों से अलग है, तो लेकिन मैं सुबही को इतना कहूंगा कि जवाब देने के लिए उनको बुलाया है। आप बोलिए। सौरभ एक बात बताइए, एक रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी आपके सामने बैठे हैं, आपको लॉ का एल नहीं आता, आप उनको इंसल्ट करते हैं। अच्छा चलिए एक मिनट, इन्होंने एक सेकंड सर, आदिल खान साहब, ये वैसा वाला डिबेट नहीं है ना। जो बात इन्होंने कही है सर, उसका जवाब भी आप दे दीजिए। ये बहुत से लोगों को ये लग रहा है कि ये सीएए का कानून केवल असम में हिंदुओं को बचाने के लिए लाए। मैं सबकी बात जवाब देता हूं। देखिए, जमहूरियत का एक बेसिक तकाजा है कि हर को अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है, और हर को हर की बात अच्छी लगे ये भी जरूरी नहीं है। यही लोकतंत्र सिखाता है। और मैंने आपकी बात शांति से सुनी, आपका एक नजरिया, उनका एक नजरिया है, लेकिन मैं एक एक इनकी बात का जवाब देता हूं। जब इन्होंने कहा पूरी दुनिया में, यह बताइए कि जब ईदी अमीन ने युगांडा के गुजराती हिंदुओं को निकाला था, तो इंदिरा गांधी ने उनको नागरिकता दी थी कि नहीं दी थी? बताइए आप। जब श्रीलंका के तमिलों को तंग हुए थे, तो जनाब राजीव गांधी ने उनको नागरिक बनाया था कि नहीं बनाया था? बाद में बहुत लोग वापस चले गए। तो गाहे बगाहे ये चैलेंज आता रहता है। हिंदुस्तान तो यह है कि साहब, हम कभी अपने आस्था की किताब और हाथ में शमशीर लेके नहीं गए दुनिया में। हमने तो दोस्ती का पाठ पढ़ाया। हम तो यही कहते हैं,
वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया एक हो, ये हमारी सोच है। एक मिनट, अब जो सवाल आता है कि आपने कहा कि ये संविधान की धाराओं का विरोध है, आपने धाराएं कोट की, मैं आपको उसका जवाब देता हूं। आर्टिकल 14 कहता है नो पर्सन शैल बी डिनाइड इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो उस पर्सन में क्या पाकिस्तान के हिंदू, सिख, क्रिश्चियन आते हैं कि नहीं आते हैं? आपने कहा आर्टिकल 21 की बात, उसमें लिखा हुआ है नो वन राइट टू लाइफ ऑफ डिग्निटी, राइट टू लाइफ, और वो सिर्फ नागरिक को नहीं, वो पर्सन को है। तो क्या इन प्रताड़ित लोगों को आता है कि नहीं आता है? और आपने सब कुछ कहा, एक धारा आप भूल गए, धारा 25, जिसमें लिखा हुआ फंडामेंटल राइट है कि हिंदुस्तान के हर आवाम को, नागरिक को नहीं, अपने धर्म, अपनी आस्था का पालन करने का अधिकार है। तो आज जो दुनिया में जो इतना लोग आप कह रहे हैं विरोध कर रहे हैं या करवा रहे हैं, उनकी जबान क्यों खामोश रहती है जब हिंदू की बेटियां उठाई जाती हैं? उनकी जबान क्यों खामोश रहती है जब एक सिख ग्रंथी की बेटी को उठा करके जबरन शादी कराई जाती है, इस्लाम धर्म कबूल करवा करके? यही सवाल है। ये डबल स्टैंडर्ड वाले लोग बात कर रहे हैं, ये बात मैं कहना चाहता हूं। और आज मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इस देश में अवार्ड वापसी गैंग भी है, अच्छी बात है। ना हर बात पर अवार्ड वापस कर देते हैं, कोई भी उनका अधिकार है। लेकिन ये अवार्ड वापसी करने वाले लोग इतनी बड़ी संख्या में, हमारे हिंदू समाज की बेटियां, खवातीनें परेशान होती हैं पाकिस्तान में, उस पर खामोश क्यों रहते हैं? कभी उनके सवाल क्यों नहीं उठते हैं? ये है बड़े सवाल। मंत्री जी, आपने अभी एक्सेप्ट कर लिया कि वो जो आर्टिकल 14 है वो सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए अप्लाई नहीं होता, बल्कि एनीवन, जैसा कि हमने शुरू से कहते आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता कहते थे नहीं, वो सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए अप्लाई होता। आपने ये क्लियर कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब बताइए कि जब ये एनी पर्सन के लिए अप्लाई होता है, तो फिर आप बाहरी लोगों के लिए भी आपने उसमें भेदभाव किया धर्म के बुनियाद पर, तब फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन क्यों नहीं? जनाब आला, आपकी इस बात का हम क्या जवाब दें? हम लोग जब कोर्ट में बहस होते हैं, और बेअदबी माफ करिए जनाब, थोड़ा मैं लाइटर वेन में बोल रहा हूं, जब कोई लीगल आर्गुमेंट नहीं मिलता है तो बतंगड़ की बात की जाती है। आज मैं आपसे कह देता हूं, क्या आप इस्लामिक समाज के हजारों लोगों को बता सकते हैं कि जिनको अपनी आस्था के कारण प्रताड़ित किया जा रहा है पाकिस्तान में और बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में? अगर ऐसे लोगों की आप गिनती कराएंगे तो हमारी सरकार उनके साथ भी खड़ी होगी। मेरी आपसे एक गुजारिश होगी, अगर आपके जमात के 3 बड़े लोगों ने इतने बड़े चैनल पर कहा कि हमें सीए से विरोध नहीं है, तो पहले आप जाके उनको समझा दीजिए कि हम यहां कह करके आए हैं इस चैनल पर कि हमें सीए से विरोध नहीं है। इससे टेंशन कम करने में बहुत सहूलियत होगी। हम चाहते हैं, बिल्कुल, अब 45 दिन बैठ गए, वहां खवातीनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, बाकी लोग हैं, अब हुआ उठे साहब, जाएं अपने घर पे शांति से रहें, बच्चों के साथ रहें। लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा, इसकी मुझे बहुत पीड़ा हुई है, और आज मैं इस चैनल पर खुल के देश के सामने बोल रहा हूं। बच्चों की मासूमियत के साथ ये कौन सा सलूक किया गया कि नरेंद्र मोदी को मारो? ये क्या है? कभी आपके जमात के लोगों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? अब यहां कह रहे हैं आप, माफ करिए साहब, मैं खूब, अच्छा एक मिनट, मैंने आपको एक्सेप्ट कर दिया, मैंने आपको एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी बातों का हमारी तरफ से हमेशा विरोध रहा है और रहेगा। अनुराग ठाकुर जो बात कर रहे हैं उसका भी विरोध होना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि कानून के खिलाफ जो भी बात करेगा हिंदुस्तान का, चाहे वो नागरिक हो या देश का मंत्री हो, वो सारे लोगों का विरोध होना चाहिए। मैंने आपकी बात को स्वीकार कर लिया, मैंने आपकी बात को अप्रिशिएट किया कि आपने माना कि बच्चों को मोदी जी के खिलाफ हिंसा करने को उकसाना गलत था। अच्छी बात है। नहीं, वो ये भी पूछ रहे हैं कि अनुराग ठाकुर मंत्री हैं, उन्होंने नारे लगवाए देश के गद्दारों को गोली मारो, और उसके आगे जो बोला नहीं बोल सकते। देखिए, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है ना। हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का बहैसियत प्रधानमंत्री एहतराम करते थे, करते हैं और करते रहेंगे हर वक्त। लेकिन मैं एक बात रविशंकर जी से पूछना चाहता हूं
कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि मर्द रजाई में घुस गए और औरतों को रोड पे छोड़ दिया गया है, तो हम उनको ये भी बताना चाहते, जवाब आप देंगे मैं जानता हूं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, तो लक्ष्मीबाई हिंदुस्तान बचाने के लिए निकली थी और ये वही औरतें हैं जिनके लिए आपने कहा था मुसलमानों ने कमजोर औरतों को 3 तलाक में फंसा रखा है। आज आपकी वो हमदर्दी कहां चली गई? लाखों औरतें रोड पे बैठी हैं और आप सबसे ज्यादा बोलने वाले आप थे, आप एक लफ्ज बात करने को तैयार नहीं है। इसको तो आपको सोचना। ठीक है, एक यहां पर मौलाना आजाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर फिरोज बख्त अहमद साहब भी मौजूद है। जी, मुझे आपकी बातें पहले भी आ चुकी है, मुझे लगता है इसका जवाब पहले भी दे दिया था। भाई बहुत सी खवातीनें भी बैठी हैं, मैं उनकी भी आवाज सुनना चाहूंगा। दिक्कत होती है जी। एक बात का आपसे स्पष्टीकरण चाहते हैं पहले, जैसे कि ये माहौल ये बन रहा है कि देश में सारा मुसलमान समाज जो है, पूरा समाज, वो इस कानून के खिलाफ और सड़क पर निकला हुआ, क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं एक बात से शुरू करना चाहूंगा। सीएए और एनआरसी तो बहाना है, मकसद हिंदुस्तान को जलाना है। वेरी सैड। देखिए, आप लोगों ने ऐसे ऐसे मुद्दों को सुलझा लिया जो 500 साल से ज्वलंत थे। मंदिर मस्जिद 72 साल से समस्या समाधान नहीं हुआ था कश्मीर में, 370 उसको भी निपटा लिया, ट्रिपल तलाक को निपटा लिया। क्या थोड़ा सा, देखिए सवाल मेरा बड़ा आसान है लेकिन थोड़ा सा तीखा है, ठीक है। मेरा सवाल यह है, क्या ऐसा नहीं लग रहा आपको कि ये जो सीएए और एनआरसी है, थोड़ा सा जल्दी हो गई? यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले ले आते, उसके बाद इसकी जो है वो एक भूमिका बन जाती। एक बात और कहना चाहूंगा, मैं पूरी सरकार को, खासतौर से मोदी साहब को, जो हमारे बड़े ही दिलदार, दमदार, जानदार, शानदार, वफादार वफादार और अबव ऑल ईमानदार वजीर आजम हैं, उनके गाइडेंस में ये सब हुआ है। मेरा आपसे सवाल ये है, देखिए, शाहीन बाग में मैं आपके साथ जाने को तैयार हूं। अगर आप मेरे साथ नहीं जाना चाहते, मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाऊंगा, वहां बात करूंगा, क्योंकि वहां पर जो भी लोग हुकूमत की तरफ से जाते हैं, जैसे 2 चैनल्स के लोग गए थे, उनके साथ मारपीट या बदतमीजी होती है। आप इस डेडलॉक को डायलॉग में तब्दील कीजिए और जो ऑपोजिशन ने डरा रखा है मुसलमानों को, उस डर को निकालिए। उसके लिए आपको आगे आना होगा। आप जैसे सेंसिबल लोग आगे आना होगा। बात अच्छा आप भी बोलिए। ठीक है, ठीक है। मैं आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी से एक सवाल करना चाहती हूं कि आखिर आप लोग क्यों बार बार आके सफाई दे रहे हैं? ये हम मुस्लिम समाज के जिम्मेदार लोग हैं, ये हमारी ड्यूटी बनती है और यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये इनकी ड्यूटी बनती है। आखिर वहां जो कुछ हो रहा है, वहां पीएफआई का ऑफिस है, हेड ऑफिस है शाहीन बाग के अंदर, वो सारा संचालन वहीं से हो रहा है। और मैं शुक्रगुजार हूं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी की, आपकी, अपने गृह मंत्री अमित शाह जी की, कि उन्होंने महिलाओं के ऊपर एक भी जुल्म नहीं कराया। मैं उनके शुक्रगुजार हूं। देश हित में जो भी कानून बनेगा, हम मुसलमान मातृशक्ति उसका समर्थन करते हैं। कुछ औरतें बैठी हुई हैं वहां पर, सारे देश की महिलाएं नहीं बैठी हुई हैं कि अपने ईमान का सौदा नहीं होने देंगे, अपने ईमान का सौदा नहीं होने देंगे। तुम चाहोगे भी तो ऐसा नहीं होने देंगे। और खून में डूबे हुए शाहीन बाग के बच्चों की कसम, हम तुम्हारा तमाशा नहीं होने देंगे। भारत माता की जय। आपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दे। बार बार एक डायलॉग की बात आई, फिरोज साहब ने कहा डायलॉग शुरू करें। देखिए, मैं पहली बात तो ये कहूंगा, मेरी आपसे गुजारिश क्या है, मैं फिर वही करूंगा जो भाईजान आपने कहा, जो आपने कहा और आप लोगों ने कहा। आप अपने जमात से उनसे गुफ्तगू करिए, उनको समझाइए कि अगर आप इंडिया टीवी के चैनल पर आप ये कह सकते हैं कि हमें सीएए से कोई परेशानी नहीं है, कोई नाइत्तेफाकी नहीं है, तो ये वहां भी बताइए। आप जैसे ही और मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं जनाब, आपने ये कहा कि बच्चों का अगर दुरुपयोग होता है तो उसे हम ठीक नहीं मानते, ये भी वहां बताइए, ये सब करना बंद करें। और आपने जो एक बात कही, बहुत बड़ी बात कही, हम इस मुल्क की खवातीनों की बड़ी इज्जत करते हैं, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जेंडर जस्टिस, उस दिन 26 जनवरी को हमारी सीआरपीएफ की बेटियां कितना बढ़िया करतब कर रही थी मोटरसाइकिल पर, देखा था ना। वही हमारे दिल में है, हम कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं तो इसलिए नहीं करना चाहते हैं।
मुझे मालूम है वो इस मुल्क की बेटियां उनको समझाएंगे। हम आपको लगता है कि आज मुझे यहां बहुत रोशनी मिली है। मैं आपका, आपके चैनल का और रजत जी का बहुत बधाई दूंगा कि आपने मेरी इनसे बातचीत कराई, गुफ्तगू कराई। कुछ मैंने इनकी सुनी, कुछ इन्होंने मेरी सुनी। मेरी किसी ने नहीं सुनी सर। और इस बात से बात निकली है, और चूंकि आपका चैनल देश में बहुत देखा जाता है, तो आज इंडिया टीवी के माध्यम से हिंदुस्तान में एक नई रोशनी गई है कि यहां बैठे जमात, अकलियत जमात के लोगों ने कहा कि हम सीए का विरोध नहीं करते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। जमहूरियत का जनाब ये भी तकाजा है कि बातचीत करके रास्ता निकाला जाए, और बातचीत और डिसेंट का भी पूरा सम्मान हो। लेकिन बातचीत की पहली कड़ी हो कि आप लोग आपस में बातचीत करिए। यहां भी दो स्वर थे, ये दो स्वर एक हो जाएंगे तो हिंदुस्तान का बहुत कल्याण होगा। बहुत बहुत प्रसाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने अपने सवाल उनसे पूछे, उनकी बात सुनी। हमें खुशी होगी कि अगर इस प्रोग्राम से इस विवाद की राह कोई निकालने की, समाधान की कोई किरण दिखती है तो बहुत बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत मेहरबानी जनाब। और अब देखिए फायर ब्रांड योगी से 10 तीखे सवाल। हमारे साथ हैं बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर, 5 बार सांसद रहे योगी आदित्यनाथ। पूरा गेम प्लान यूपी के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए योगी का एक अलग गेम प्लान है। में उत्तर प्रदेश के अंदर 500 से अधिक छोटे बड़े दंगे हुए, और ये मान के चलिए कि हम